हाय स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आप बेटा 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और 11th में आप दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे और दूसरे चैप्टर में आप आज तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं। और उस तीसरी क्लास में आपको बेटा मैंने पहली क्लास में क्या बताया था वो थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद आपको आगे का पढ़ाऊंगा। असली मैंने आपको मात्रक बताए थे और मात्रक दो प्रकार के थे, एक तो मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मूल मात्रक और बेटा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक कौन से होते हैं? मूल मात्रक 9 होते हैं। एक तो कौन कौन सा? एक तो था सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम। और बेटा इसके बाद आपका था एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल और रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन ऐसे करके कितने थे बताओ? यानी आपके 9 मात्रक हैं जिनमें 2 पूरक मात्रक थे। तो बेटा मैं उन्हीं के बारे में उनकी परिभाषा आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ बेटा? परिभाषा। आज की वीडियो में इसमें आपको इनकी मीटर की, किलोग्राम की, सेकंड की, इन सब की परिभाषाएं बताने का प्रयास करूँगा। ये परिभाषाओं में कुछ मान आते हैं जिन्हें याद रखना बहुत कठिन काम है ना? तो बार बार आप लिख के देखते रहेंगे तो आप उनको याद रख सकते हैं और नहीं तो वो याद नहीं रहते। खुद टीचर्स को भी बहुत कम याद रहते हैं, है ना? अब हम पढ़ा रहे हैं तो हमें लगभग याद हैं और आप जब उसको बार बार फेरेंगे तो आपको याद हो जाएंगे और फिर उसको जब जब फेरते रहेंगे तब तब आपको याद आएंगे, ठीक है ना? नहीं तो कुछ समय बाद उनको भूल जाते हैं। मोबाइल के से नंबर हैं, चलो देखते हैं क्या नंबर हैं वो, ठीक है ना? अब सबसे पहले मैं आपको 1 मीटर की बात कर रहा हूँ, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। 1 मीटर क्या है? 1 मीटर की परिभाषा। 1 मीटर बेटा इसमें देखो बिल्कुल सिंपल सा 1 मीटर है। देखना 1 मीटर दूरी है, आपको ऐसे याद रहेगी। यहाँ से यहाँ तक कौन सी दूरी है बताओ बेटा? 1 मीटर। ये 1 मीटर दूरी है। और एक यहाँ पर क्रिप्टन 86 है। क्या बता? क्रिप्टन 86, KR 86 है। इससे प्रकाश आ रहा है, इसमें प्रकाश निकल रहा है। इससे निकलने वाली बैंगनी लाल, अब इससे निकल के आ रहा है बैंगनी लाल। कौन सा प्रकाश निकल के आ रहा है बेटा? बैंगनी और लाल। और इसकी अनेक किरणें आ रही हैं। देखो ये अनेक किरणें हैं, इनकी संख्या है ना वो कितनी है? 1650। इनकी संख्या है 1650 776.73। इनकी संख्या कितनी है बताओ बेटा? 1650 763 होना चाहिए। जो भी है आप देख लेना, मैंने कहा है ना कि ये कन्फर्म बुक से होता है बेटा। 1650 776.73 763.73 होने चाहिए, पर फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लेना बुक की सहायता से। मेरे पास बुक नहीं है। इस तरह से ये जो तरंगें ना इतनी दूरी में फैलती हैं, मतलब इतनी तरंगें फैलती है 1 मीटर दूरी में। अब इस परिभाषा को आप बना लो। बताओ बेटा कैसे बनाओगे? 1 मीटर वह दूरी है जिसमें क्रिप्टन 86 से निकलने वाली बैंगनी लाल रंग की किरणें, बैंगनी लाल रंग की 1650 776.73 तरंगें फैलती हैं। कितनी तरंगें आती हैं बेटा? 1650 776.73 तरंगें आती हैं। समझ में आया? कैसे परिभाषा दोगे बोलो एक बार फिर। आप परिभाषा दे सकते हैं 1 मीटर वह दूरी है जिसमें क्रिप्टन 86 से निकलने वाली
बैंगनी लाल रंग की प्रकाश कितनी प्रकाश 1650,776.73 किरणें फैलती हैं। इस तरह से आपको जवाब देना है। ये परिभाषा हो गई किसकी बताओ? 1 मीटर की। एक दूसरी भी परिभाषा है जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेजरमेंट वेट एंड मेजरमेंट में एक दूसरी भी परिभाषा रखी गई थी। ये तो एक परिभाषा है, एक दूसरी भी परिभाषा थी इसकी। वो परिभाषा क्या है? वो परिभाषा प्रकाश का वेग कितना होता है बेटा? प्रकाश का वेग होता है ये होता है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। पता है आपको प्रकाश का वेग कितना होता है बेटा? 299,792,458 मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का वेग। इसे ऐसे लिख सकते हो ना आप, 2.99792458 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे पहले वाले वीडियो में आपको, क्योंकि टाइम हो रहा था उसका, जितने देर का वीडियो बनाना होता है, इस वजह से हमने जल्दी में आपको ये बता दिया था। अब आप इसे और क्लियर कर लो कि क्या होता है। बेटा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना आप, इस तरह से 3 × 10⁻⁸ कितना 8, इस तरह से इसको लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड। अब आपको 1 मीटर की परिभाषा देनी है। किसकी परिभाषा देनी है बेटा? 1 मीटर की। 1 मीटर, अब जो बेग ही तो है ना, ये बेग है, और 1 मीटर की परिभाषा देनी है आपको। तो इसको ऐसे लिख दो आप। तो कैसे लिखोगे इसे? तो मतलब सेकंड, इसे ऐसे करो कि मीटर को इधर ले आओ, मीटर को इधर, या ऐसा करो बिल्कुल सिंपल सा, 1 मीटर वह दूरी है, दूरी बराबर 1/3 × 10⁸8, 3 × 10⁸8। इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, उसका मान 299,792,458 सेकेंड। 1 मीटर वह दूरी है जिसमें प्रकाश द्वारा, जिसमें प्रकाश या जिसे प्रकाश, ऐसे नहीं कहेंगे, 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश 1/299,792,458 सेकेंड में तय करता है। 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश 1/3 × 10⁸8 सेकेंड में तय करता है। इस तरह से आप इसकी परिभाषा दे सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको ये इसलिए कई बार दोहराते हैं और रिपीट करवाते हैं कि अपनी ओर से बोली जाती है, किस तरह से आपकी ज़्यादा समझ में आ जाएगी। एक हम बोल सकते हैं कि किताब की रटी हुई बोल दें, किताब की रटी हुई, क्योंकि हम फिजिक्स में कुछ भी रटवाते नहीं हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, एक बार और देख लो आप बेटा। 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है। 1 मीटर वह दूरी है जो क्रिप्टन 86 से निकलने वाले बैंगनी लाल रंग की 1650,776.73 तरंगें फैलती हैं। तरंगें मतलब किरणें फैलती हैं, इस तरह से कह सकते हो। दूसरी परिभाषा इसी की क्या है? 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश द्वारा 1/, इतने सेकंड में पूरा किया जाता है। इसे ऐसे भी लिख सकते हो ना, कितना? 1/3 × 10⁸8 सेकंड में पूरा किया जाता है, तय किया जाता है। एक बार और रिपीट करवाएंगे, पहले और दूसरी परिभाषा देखो, जिससे जब तक इसको भूल जाओगे तब तक उसे याद रखना। एक बेटा फिर किलोग्राम की बात कर रहे हैं हम। अब आपका दूसरा आता है किलोग्राम। 1 किलोग्राम क्या होता है? 1 किलोग्राम की परिभाषा देनी है, बिल्कुल सिंपल सा बेटा। एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ, एक जगह है, कौन सी है आप जानते हैं उसको? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, ये एक संस्था है बेटा। ये संस्था
इस संस्था में एक बेलन है। क्या बता बेटा? एक बेलन है, और वो जो बेलन है ना, वो प्लेटिनम इरिडियम का बना है। किसका बना है? प्लेटिनम इरिडियम का बना है। प्लेटिनम बेटा एक संस्था कौन सी है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक संस्था है। उस संस्था में प्लेटिनम इरिडियम धातु का एक बेलन है। उस बेलन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। परिभाषा ये ऐसी परिभाषा ही दी गई। बताओ बेटा कौन सा है? प्लेटिनम इरिडियम धातु का एक बेलन रखा है अंतर्राष्ट्रीय माप तौल की संस्था में। उस बेलन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। ऐसी परिभाषा है। एक दूसरी भी परिभाषा है इसकी। दूसरी परिभाषा ये है, 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम कहलाता है। क्या है बताओ? 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। पता है आपको ये ऐसा क्यों करा गया कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा गया? ये इसका कारण क्या है मैं बताता हूँ आपको। बेटा 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं ना, तो जल का आयतन बढ़ता जाता है। जल का आयतन क्या होता है? बढ़ता है। जैसे हम गर्म कर रहे हैं, एक मतलब पानी है एक गिलास में, पानी है और उसका टेम्परेचर कितने है? 1 किलोग्राम, मतलब एक गिलास भर रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस पे भर रहा है। उसे आप गर्म करना शुरू करो, पता है उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा उसका आयतन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप उसको गर्म करेंगे उसका ताप बढ़ता जाएगा। या फिर आप एक काम और करो कि उस गिलास को आपने भर लिया ना 4 डिग्री सेल्सियस पे, उसे फ्रीज में रख दो, तो आप देखेंगे कि उसमें से पानी है ना नीचे फैल जाएगा और नीचे बर्फ़ जम जाएगी। नीचे भी फ्रीजर में आपने रख दिया, इसका मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जाएंगे तो भी आयतन बढ़ता है, 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे तो भी आयतन बढ़ता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम आयतन होता है। क्या होता है बेटा? सबसे कम जल का आयतन होता है। इसका मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे जो आपने बर्तन लिया है वो 1 लीटर का है, और उसमें जो पानी भर रहा है उस समय वो 1 किलोग्राम है। लेकिन जब उसे गर्म करेंगे ताप बढ़ेगा तो भी उसमें से निकलेगा, और ठंडा करेंगे तो भी उसमें से निकलेगा। इसका मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप हो या नीचे ताप हो, जल का आयतन अधिक होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है। इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस लिया गया था। फिर एक बात सुन लो इस परिभाषा को। एक बेटा इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय माप तौल की एक संस्था है। संस्था मतलब ब्यूरो मीन्स संस्था, जिसमें प्लेटिनम इरिडियम धातु का एक बेलन है, उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। उसके द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं। दूसरी परिभाषा इसमें 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। इस तरह से इसकी परिभाषा थी। बेटा 2 परिभाषाएं मैंने दे दी आपको, एक तो दूरी की परिभाषा और एक मीटर की परिभाषा। 1 मीटर की परिभाषा देख लो एक बार फिर, जिसमें क्रिप्टन 86 से निकलने वाली बैंगनी लाल रंग की इतनी किरणें फैलती हैं। आप बताएंगे सीधे, देखो चित्र के आधार पर ही समझ पाएंगे, आप रटकर तो समझ ही नहीं सकते। 1 मीटर वह दूरी है जिसमें क्रिप्टन 86 से निकलने वाले प्रकाश की 1650 776.73 किरणें फैलती हैं। दूसरी परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं, 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश द्वारा 1/3 × 10⁸ सेकंड में तय किया जाता है। कितना सरल सा। फिर दूसरी परिभाषा आपको उसकी दी थी, मतलब किलोग्राम की, तो किलोग्राम माप तौल की संस्था, माप तौल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था में रखे प्लेटिनम इरिडियम धातु के बेलन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। दूसरी परिभाषा ये बताइए इसमें,
4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। 1 किलोग्राम कहते हैं, ये परिभाषा। दूसरी परिभाषा देखो बेटा, यहाँ पे 1 किलोग्राम हो गया, 1 मीटर हो गया। मैं अब आपको समय की परिभाषा बता रहा हूँ। टाइम मतलब सेकंड, 1 सेकंड की परिभाषा दे रहे हैं, सेकंड। बताओ बेटा, समय का मात्रक सेकंड, एमकेएस पद्धति में, चाहे सीजीएस पद्धति में, चाहे किसी पद्धति में, ये सब समय के मात्रक हैं। किसके मात्रक हैं बेटा? समय के। ये बिल्कुल सिंपल सा है समय के मात्रकों में। अब आपको जी कहते हैं ना, समय आ गया। समय तो सबका आने वाला है, समय निकलता जाता है, कभी हाथ नहीं आता, कभी हाथ नहीं आता, कभी किसी के लिए नहीं रुकता। समय ऐसे कहते हैं निकलता ही जाता है, तो समय का सदुपयोग करना चाहिए। ऐसे ही आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, 1 सेकंड, एक बेटा जो बताओ, समय को मापने के लिए आपके तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं ना। समय को मापने का, समय अब कौन सा समय हो रहा है पता है? आप अपने जो आपके बड़े हों, जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर हो, 35-40 साल से ऊपर हो, उन्हें आप पूछ सकते हैं। हो सकता है कि पहले उनके पास घड़ी भी ना हो, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, पर आधे से स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, आधे स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। अब से 35-40 साल पहले ऐसा समय था कि घड़ी भी घरों में नहीं होती थी, कुछों के घरों में घड़ी नहीं होती थी, फिर भी वो लोग समय, अब से 35-40 साल पहले, मतलब हो सकता है कि आपके पापा की उम्र 40-42 साल हो, तो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। शायद उनके पास उस समय घड़ी और साइकिल नहीं होती होगी, रेडियो भी नहीं होता होगा, कुछों के पास होता होगा। आधे से इनकी बात कर रहा हूँ। तो फिर वो कैसे देख लेते थे कि समय अब कितने बज रहे होंगे? पता है, वो सूर्य से और कुछ उंगलियों से हिसाब लगा के अंदाज कर लेते थे कि इतना समय होगा, और लगभग 2-4 मिनट का फर्क होता था, वो सही एडजस्ट कर लेते थे। रात के समय वो जब सो रहे होते थे, तारों को देखकर वो अंदाज कर लेते थे कि ये इतना समय हो रहा हो, तारों को देखकर ही अंदाज कर लेते थे कि अब ये समय हो गया होगा। तो आप जानते ही हैं कि पहले जैसे कोई चीज़ हमारे पास नहीं उपलब्ध होती, तो हमें उस सब चीज़ का अनुभव हो जाता है। जैसे अंधे व्यक्ति को यानी बहुत कुछ अनुमान लग जाता है कि उसे वो कहाँ चल रहा है ना, वो उसे बस ठीक नीचे नहीं दिखाई देता, बाकी सब कुछ दिखाई दे रहा, अंदाज होता है उसको, ठीक नीचे नहीं पता होता कि उसके नीचे क्या होगा, लगभग अंदाज होता है उसको, और वो अंदाज 90% तक ठीक रहता है। कितने परसेंट तक? 90% तक, क्योंकि वो सब प्रकृति उसे सिखा देती है। तो समय भी इसी टाइप से मैं आपको समझा रहा हूँ कि समय को मापने के लिए एक बहुत अच्छा एक सीजियम घड़ी बनाई गई थी। बेटा वहाँ पे ये भी कहाँ पे रखी है? हमारे घर नहीं रखी, तुम्हारे घर नहीं रखी ये घड़ी। ये कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय संस्था में, मापतौल की संस्था में। वहाँ एक सीजियम परमाणु की घड़ी है। सीजियम परमाणु की क्या बेटा? घड़ी है। वो घड़ी में परमाणु कंपन करता है। क्या करता है बेटा? कंपन। वो 1 सेकंड में 91 763 631 770 बार, 91 631 770 बार कंपन करता है बेटा। ये कन्फर्म नहीं है, आप देख लेना बुक की सहायता से, ठीक है ना। एक मोबाइल नंबर सा है 91 631 770 बार कंपन करता है बेटा। कौन करता है? ये हो सकता है यहाँ पे 97 हो, आप एक कन्फर्म करना, मेरी कोई अंदाज नहीं है। 91 वैसे 92 होगा मेरे हिसाब से, फिर भी 631 770 बार। बुक नहीं है हमारे पास, इसलिए हम ये कन्फर्म नहीं कर पा रहे कि ये चीज़ होगी। आप अपने पास जब बुक हो जाए तो आप कंसल्ट कर सकते हो। बेटा देखो ध्यान से, ये याद नहीं रखे जा सकते इस चीज़, ऐसी चीज़ें। फिर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बेटा कौन सी घड़ी है? परमाणु घड़ी है, सीजियम परमाणु घड़ी है। कहाँ पर है? पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय मापतौल की एक संस्था है, वहाँ पे सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर वहाँ पे एक संस्था बनाई थी।
उस संस्था में एक परमाणु घड़ी है जिसमें सीजियम परमाणु 91, 92, 631, 770 बार कंपन करता है। 91, 92, 631, 770 बार क्या करता है बेटा? कंपन करता है। कहाँ पे? अंतरराष्ट्रीय संस्था में। 1 सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु इतने बार कंपन करता है। बताओ 1 सेकंड में इतने बार कंपन करता है। आप सोच सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और फिर आगे अरब फरब। बताओ बेटा इतने बार कंपन करता है। कितने बार? 91, 92, 631, 770 बार कंपन करता है। सीजियम 1 सेकंड वह समय, फिर परिभाषा दे रहे हैं देखो एक बार और। 1 सेकंड वह समय अंतराल है, वह समय है जिसमें सीजियम परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु, कौन सी परमाणु घड़ी में? सीजियम परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु 91, 92, 631, 770 बार कंपन करता है। बेटा ये था आपका समय की 1 मीटर वह दूरी है जिसमें किससे निकलने वाली? जिसमें क्रिप्टन 86 से निकलने वाली 1650, 776.73 किरणें फैलती हैं। 1 मीटर वह दूरी है जिसमें क्रिप्टन 86 से निकलने वाली बैंगनी लाल रंग की प्रकाश की कितनी? 1650, 776.73 किरणें फैलती हैं। उसे ऐसे भी कह सकते हो 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश 1/3 × 10⁸ सेकंड में पार कर लेता है। ठीक है, फिर मैंने 1 किलोग्राम की परिभाषा बताई थी। 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के द्रव्यमान को, 1 लीटर जल के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा भी थी, प्लेटिनम इरिडियम धातु का एक बेलन है जो कहाँ पे रखा है? जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था में रखा है। उस संस्था में उस बेलन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। फिर मैंने आपको समय की परिभाषा दी सीजियम परमाणु की। सीजियम परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु कितने बार? 91, 92, 631, 770 बार कंपन करता है। इस तरह से ये आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे किसकी? ताप की। 1 केल्विन की परिभाषा। किसकी? 1 केल्विन। एक पहले एम्पियर की, विद्युत धारा की। 1 एम्पियर, इसकी 2 परिभाषाएं होती हैं पर एक ही परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय संस्था में है। वो परिभाषा क्या है? देखो इससे है F/L, एक फॉर्मूला होता है F/L बराबर 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ I1 I2 अपॉन R। इससे बनती है, ये एक सूत्र है। I1 बराबर 1 एम्पियर, I2 बराबर भी 1 एम्पियर, R बराबर 1 मीटर। बेटा 2 तार हैं, ये 2 तार, इनमें धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें I1, इसमें I2, इनके बीच की दूरी R है, इनकी लंबाई L है। इससे बनती है परिभाषा जी। कैसे रखें दोनों तार? सीधे और समांतर रखें। 1 एम्पियर, अब किसकी परिभाषा दे रहे हो आप? 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है। 1 एम्पियर, देखो 1 लिखा है ना। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 2, कितने? ये 2 सीधे समांतर तारों में प्रवाहित होने पर। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है। 1 एम्पियर 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 2 सीधे समांतर चालकों में जो एकांक दूरी पर रखे हैं में प्रवाहित होने पर
उनके मध्य बताओ बेटा, जब मैं इन्हें इस जगह पे भी एक, इस जगह पे भी एक, इस जगह पे भी एक रखूं, इसमें F/L बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -7 7 और I1 का मान 1/1 F/L बराबर कितना आया 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति नो मीटर। मात्रक बेटा, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, मैंने ऐसे लिखा है। अब एक बार फिर रिपीट कर दें, क्योंकि आधी आधी करके बता रहे हैं ना आपको। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो एकांक दूरी पर रखे, जरा एकांक दूरी पर रखे 2 सीधे समांतर तारों में प्रवाहित होने पर, 2 सीधे समांतर तारों या चालकों में प्रवाहित होने पर उनके मध्य एकांक लंबाई पर 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर का बल आरोपित करती है। एक बार फिर बता दें बेटा, बताओ ये R बराबर कितना है 1 मीटर, I1 बराबर कितना 1 एम्पियर, कितने चालक तार हैं 2 चालक तार हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है एकांक दूरी पर, ऐसे बताना है आपको। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो एकांक दूरी पर रखे, R बराबर कितना है 1, एकांक दूरी पर रखे 2 सीधे समांतर चालकों में प्रवाहित होने पर उनके प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर का बल आरोपित करती है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, ठीक है बेटा। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो एकांक दूरी पर रखे 2 सीधे समांतर चालक तारों में प्रवाहित होने पर उनके मध्य 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न करती है, ऐसे भी कह सकते हो। ओके बेटा, आगे दूसरा, ये 1 एम्पियर की, अब मैं एक केल्विन की परिभाषा बता रहा हूं आपको। 1 केल्विन ये बेटा ताप होता है। केल्विन किसका मात्रक है? ताप का मात्रक। ताप का मात्रक केल्विन है, उसी की परिभाषा मैं आपको दे रहा हूं। देखो बिल्कुल सरल सा प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आए। वैसे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में फर्क है। सर ने आपको परिभाषा, लेकिन मैं आपको कई तरह से बोलने का प्रयास करवा रहा हूं, ठीक है। देखिए बेटा, जल का एक त्रिक बिंदु होता है, जल का त्रिक बिंदु जिसे बोलते हैं 273.16 केल्विन, और एक ऊष्मागतिकीय ताप होता है। क्या होता है? ऊष्मागतिकीय ताप का 1/273.16वां भाग होता है। अब कैसे देंगे? 1 केल्विन वह ताप है, 1 केल्विन वह ताप है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, वह ताप है जो जल के त्रिक बिंदु पर, जल के त्रिक बिंदु पर ऊष्मागतिकीय ताप का, जल का त्रिक बिंदु पर मतलब 273.16 केल्विन, ऊष्मागतिकीय ताप का कितना? 1/273.16 केल्विन वह भाग होता है, ऊष्मागतिकीय ताप का 1/273.16 वह भाग होता है। बताओ बेटा क्या है? 1 केल्विन वह ताप है जो जल के त्रिक बिंदु पर ऊष्मागतिकीय ताप का 1/इतनेवां भाग होता है। बेटा समझ में आया? 1 केल्विन क्या है? 1 केल्विन ताप है जो जल के त्रिक बिंदु पर ऊष्मागतिकीय ताप का 1/इतनेवां भाग होता है। 1 केल्विन वह ताप है जो ऊष्मागतिकीय ताप का इतनेवां भाग है। ऊष्मागतिकीय ताप का 1/इतनेवां भाग है, ऊष्मागतिकीय ताप का 1/इतनेवां भाग है। अरे बिल्कुल सिंपल सा बेटा, देखना 273
यही तो है त्रिक बिंदु, ये ऊष्मागतिकीय ताप है 273.16 केल्विन गुणा 1/273.16। जहाँ से यह काट दो तो कितना बचा 1 केल्विन। अब रटना पड़ेगा क्या आपको, इसने यही तो कहा है जल के त्रिक बिंदु पर ऊष्मागतिकीय ताप का 1/, इतना तो जल का त्रिक बिंदु पर ऊष्मागतिकीय ताप 273.16 होता है। 273.16 का 1/, इतने वह भाग है, तो 1/, इतने में भाग कर दिया आपने, इससे काटो तो कितना बचा 1 केल्विन। कैसे कहेंगे बताओ एक बार फिर। 1 केल्विन वह ताप है जो जल के त्रिक बिंदु पर ऊष्मागतिकीय ताप का 1/273.16वां भाग है, यह इससे बताना है। फिर देखो बेटा आगे आप अपना दिमाग उपयोग कर सकते हैं। वैसे 10th के स्टूडेंट आप निकल के आ रहे हैं और लॉकडाउन में आप मज़े ले रहे होंगे, हो सकता है कि आपको कम समझ में आए, आप ध्यान से पानी पीकर बैठें और दिमाग में कोई टेंशन नहीं हो तो आपकी समझ में ज़रूर आएगा। केल्विन हो गया, आपके कौन कौन से हो गए। कैंडेला देखते हैं, ज्योत तीव्रता की परिभाषा देखते हैं कैंडेला। अरे तुमने नाम सुना है बेटा, कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या होता है, काला। कृष्णिका, काली वस्तु, काला मतलब कृष्ण। कभी भी हम नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं, कृष्ण। तो हरे कृष्ण, इसका मतलब काली वस्तु का हम नाम ले रहे हैं। काला कौन होता है, काली वस्तुएं होती हैं, काला कोई भी होता है, मन का काला भी होता है कोई, ठीक है ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम फिजिक्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ये कुछ टॉपिक बोल देते हैं ना, वो आपको आपका मन लगाने के लिए, आपको हंसाने के लिए, आप सही आपका दिमाग काम करे इसलिए बोलते हैं। तो बेटा देखना हो यहाँ पे कृष्ण बहुत काले थे। आप कभी वृंदावन जाओ ना तो बिहारी जी का मंदिर देखना और उसमें आपको एक मूर्ति, बिहारी जी की मूर्ति दिखाई देगी, तो वो इतने काले दिखाई देंगे कि आपको उनकी आंखें दिखाई देंगी और आकार तो दिखाई नहीं देगा। जब आप गौर से देख रहे होंगे तभी आपको पता पड़ेगा कि ये हैं कृष्ण जी यानी बिहारी जी। चलो ठीक है, आपकी इच्छा है, आप हो सकता है आप जाएं, हो सकता है आप ना जाएं, ठीक है। तो आपको मैं आदर्श कृष्णिका की बात कर रहा हूँ बेटा। आदर्श कृष्णिका के तल पर, आदर्श कृष्णिका के तल के 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर ज्योत तीव्रता 1 कैंडेला होती है। 1 कैंडेला क्या होती है बताओ, 1 कैंडेला होती है। इसे प्रदीपन तीव्रता भी कहते हैं, प्रदीपन तीव्रता। ऐसे बताएंगे, आदर्श कृष्णिका के तल के अभिलंबवत 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के किसी भाग पर, मतलब किसी भाग नहीं, 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर ज्योत तीव्रता 1 कैंडेला कहलाती है। ज्योत तीव्रता कितनी होती है, 1 कैंडेला होती है। दोबारा से बेटा फिर, आदर्श कृष्णिका पर अविलंबित प्रकाश आपतित हो रहा है, प्रदीपन हो रहा है, तब उसके पृष्ठ के 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर ज्योत तीव्रता को 1 कैंडेला कहते हैं, या ज्योत तीव्रता की माप 1 कैंडेला होती है। ऐसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आदर्श कृष्णिका के तल पर अभिलंबवत प्रदीपन हो रहा है, यानी प्रकाश गिर रहा है, मतलब उस जगह पे अविलंबित प्रदीपन हो रहा है। तब
उसके 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर जो तीव्रता की माप 1 कैंडेला होती है। इस तरह से कितने सिंपल परिभाषा बेटा क्या है, आदर्श कृष्णिका के तल पर अविलंबित प्रदीपन हो रहा है। ये बेटा आपको आपके न तो 11वीं में है ये टॉपिक, न 12वीं में है। आपका ये टॉपिक बीएससी वगैरह में आपको जाके एक चैप्टर है फोटोमेट्री, मैं एक दिन बताया था प्रकाशमिति, उस चैप्टर में जाके इसको आप पढ़ोगे तो वहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। अब आप जानते ही नहीं है प्रदीपन क्या होता है, वैसे मैंने लिख दिया है प्रकाश का गिरना। तब उसके 1/60,000 मीटर स्क्वायर यानी बहुत छोटे क्षेत्रफल पर जो तीव्रता की माप 1 कैंडेला होती है। बेटा आगे ये आपका छठवां आपको डेफिनेशन दे चुका हूँ मैं। कौन सी डेफिनेशन दी है बेटा, मैंने 6वीं डेफिनेशन दे दी आपको यहाँ पे। तो अब मैं आपको आगे की डेफिनेशन बताऊंगा। एक मोल की, किसकी डेफिनेशन देना चाहते हैं बेटा, एक मोल। बेटा जो मोल होता है एक द्रव्यमान होता है। मोल भी क्या है, एक तरह से द्रव्यमान है जिसमें अवयव होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, अवयव। तो इसे बिल्कुल सिंपल तरह से बताएंगे, वह द्रव्यमान जिस पर मूल अवयवों की संख्या उतनी होती है जितने में एक है, देखो 8O16 बेटा 8O16 जो होता है ना कि 0.016 किलोग्राम, इसमें परमाणुओं की संख्या, एक मोल वह द्रव्यमान है जिसमें अवयवों की संख्या 8O16 के 0.016 किलोग्राम में O2 के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। एक मोल वह द्रव्यमान है जिसमें अवयवों की संख्या या परमाणुओं की संख्या या घटकों की संख्या 8O16 में कितने 0.016 किलोग्राम में O2 के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। कैसे लिखेंगे, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, एक मोल वह द्रव्यमान है जिसमें घटकों की संख्या, घटकों, अवयवों, परमाणुओं, घटकों, अवयवों, परमाणुओं की संख्या उतनी होती है जितनी 8O16 इस जगह पे जरूरी नहीं है ये लिखें आप, इस जगह पे ये भी लिख सकते हैं 6C12 बेटा यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं इस जगह पे कि 0.012 किलोग्राम में कार्बन के परमाणुओं की संख्या इस तरह से है। बेटा देखो क्या है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा लिया है हमने तो कि 8O16 के इतने परमाणुओं की संख्या। मैंने आपको एक मोल की परिभाषा दी है। एक मोल वह द्रव्यमान है जिसमें घटकों, अवयवों या अवयवों की संख्या उतनी होती है जितनी 8O16 के 0.016 किलोग्राम में O2 के परमाणुओं की संख्या होती है। इस तरह से एक मोल की परिभाषा है। अब मैं एक डिग्री की परिभाषा बता रहा हूं आपको। किसकी बताओ, एक बताओ बेटा, कोण का मात्रक, रेडियन। एक रेडियन की परिभाषा, रेडियन। ये बताओ बेटा ये क्या है, ये चाप है। और चाप जो होता है ना, ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। किसी चाप ने किसी बिंदु पर एक कोण बनाया है।
इसका मात्रक रेडियन है, रेडियन। एक रेडियन वह कोण है जो किसी चाप द्वारा किसी केंद्र पर, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित होता है, जबकि चाप का आकार त्रिज्या के बराबर होता है। चाप का आकार किसके बराबर होता है? त्रिज्या के बराबर। दोबारा सुन लो एक बार फिर। एक रेडियन वह कोण है जो किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित होता है, चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर होती है। उस चाप की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। फिर एक बार मैं रिपीट कर दूं बेटा, देखो। एक रेडियन वह कोण है जो किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित होता है, जबकि चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर होती है। बेटा कोण बराबर देखना क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, रेडियन। मैंने तो आपसे कहा है ना, चाप का आकार त्रिज्या के बराबर है, तो चाप का आकार त्रिज्या के बराबर है, तो यहां से ये कट गया ना, कट गया तो यहां पे कितना रह गया? एक रेडियन। अब बता देना फिर दोबारा से। एक रेडियन वह कोण है, एक रेडियन वह कोण है जो किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित होता है, जबकि चाप का आकार त्रिज्या के बराबर होता है। चाप का आकार त्रिज्या यानी चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर होती है। अब घनकोण की परिभाषा देते हैं बेटा, लास्ट परिभाषा घनकोण की। बेटा सॉलिड एंगल होता है ना, ये होता है ओम इज इक्वल टू होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर। ओम इज इक्वल टू क्षेत्रफल डेल्टा ए बटे आर स्क्वायर। जो सूत्र है ये तो। अब परिभाषा देखते हैं, हमें तो परिभाषा देनी है ना। ये स्टेरेडियन ये कोण है बेटा। ये देखना एक गोला है ना, और इस गोलाय वृत्त नहीं है, और इस गोले का ये एक भाग है, ये इसका केंद्र है। इस भाग द्वारा इस पर कोण अंतरित हो रहा है, इस भाग द्वारा इस पर क्या हो रहा है? एक कोण अंतरित हो रहा है। मतलब सभी देखो यहाँ के ये सब ने एक कोण अंतरित करा है। तो यहाँ पे ये कोण जो बना होगा ना, कैसा बना होगा? ये घनकोण होता है। किसी पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा किसी जगह पर अंतरित कोण को घनकोण कहते हैं। संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, जैसे तेल का कीप होता है, कीप, वो कीप का जो ऊपर का भाग है जहाँ से तेल निकलता है, वो जगह घनकोण कहलाती है। वो जगह जो होती है चारों तरफ से कोण बनता है, वो घनकोण होता है। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ आपसे। तो बताओ बेटा, इसका क्षेत्रफल पता है आपको कितना होना चाहिए? घनकोण एक स्टेरेडियन वह घनकोण है, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो किसी पृष्ठ द्वारा किसी स्थान पर अंतरित होता है, किसी पृष्ठ द्वारा किसी स्थान पर अंतरित होता है, जिसका क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। त्रिज्या के वर्ग यानी केंद्र से पृष्ठ की दूरी के वर्ग के बराबर होता है। दोबारा से सुनो, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले के किसी भाग द्वारा केंद्र पर अंतरित होता है। इस जगह पे हम गोले के भाग न कह के ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी पृष्ठ द्वारा
किसी बिंदु पर अंतरित होता है, अंतरित होता है, द्वारा केंद्र पर अंतरित होता है, जबकि पृष्ठ का क्षेत्रफल बेटा किसका क्षेत्रफल? पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? पृष्ठ का क्षेत्रफल त्रिज्या यानी दूरी के वर्ग के बराबर होता है, यानी क्षेत्रफल ही दूरी के वर्ग के बराबर है। तो देखना अब हमारे पास घनकोण का सूत्र क्या है? घनकोण ओम बराबर डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। बताओ बेटा क्षेत्रफल दूरी के वर्ग के बराबर है आर स्क्वायर स्टेरेडियन। एक यहां से ये कट गया, एक स्टेरेडियन आ गया। बेटा इसमें एक और चीज है, यदि ये गोला ही है, क्या बताओ गोला, तो बताओ बेटा गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से ये कट गया तो 4 पाई, मतलब कि ये हो गया कि किसी गोले द्वारा किसी बिंदु पर, यानी पूर्ण संपूर्ण है, जैसे ये कमरा है और मैं इस कमरे में ये वाला पॉइंट ले लूँ तो ये यहाँ पे 4 पाई का कोण बना रहा है। कितने का? 4 पाई का घन कोण बना रहा है। मतलब किसी भी भाग, संपूर्ण भाग द्वारा किसी एक स्थान पर अंतरित कोण को उसके भीतर पर, वो जगह कहाँ पे? वो भीतर कहीं पर भी हो, उस जगह पे 4 पाई का कोण अंतरित होगा। थैंक यू बेटा। अगले वीडियो में फिर आपको पढ़ाएंगे छोटे मात्रक, बड़े मात्रक और मापन की 2 विधियाँ होती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ये सब कुछ आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।